बैक टू योर सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू न्यू मॉड्यूल वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का यूनिट कवर कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। पिछले मॉड्यूल में हमने क्या देखा था दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी एंड आफ्टर दैट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट आती है हमारी फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफी में क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल फॉर एग्जांपल हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें पहले एक पेज होता है जिसमें प्रीफेस लिखा होता है दैट ये बुक क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली है, क्या हम सीखने वाले हैं इस बुक से, ये सारी चीज़ें कवर होती है। सेम वही चीज़ है हमारा प्रियम्बल, दैट हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन किन चीज़ों पर बेस्ड है, क्या चीज़ें हमको वहाँ से मिलने वाली हैं, कितने अधिकार मिलने वाले हैं, कितने प्रकार के, या फिर क्या हमारी ड्यूटीज़ होने वाली है, ये सारी चीज़ें हमें क्या पता चल जाता है हमारा प्रियम्बल पढ़ के। एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फंडामेंटल राइट्स आ जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं, या फिर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का कॉर्नर स्टोन भी बोलते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मिला के। एंड आफ्टर दैट आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ पर हमको डिस्कस करना है दैट कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट के लिए मैंडेटरी हो जाते हैं अपने सिटीजन्स के लिए करने के लिए। कुछ ऐसे ड्यूटीज़ दिए गए हैं स्टेट को जो उनको अपने सिटीजन्स के प्रति करने होते हैं। सो इसमें हम वो ड्यूटीज़ देखेंगे स्टेट के। एंड ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ये फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं तीन फिलोसफीज़ पे बेस्ड है। पूरा का पूरा मतलब जो सिटीजन्स हैं उनकी राइट्स वायलेट नहीं होनी चाहिए। प्रियम्बल में सारी की सारी चीज़ें हैं जो भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उन सबका एक टाइप सा निचोड़ है, ये समझ लीजिए हमारा प्रियम्बल। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताते हैं दैट जो हमारा स्टेट है उसे कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो अपने सिटीजन्स के लिए करनी ही है। सो हम इन सबको बारी बारी से करके वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि हम वीडियो में चलें और ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि जो भी चैनल के न्यू अपडेट्स हो वो आपको मिलते रहें। एंड लेट्स बिगिन द लेक्चर बाय प्रीएम्बल। सो ये प्रीएम्बल है क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये जो हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ एक एक पैरा पे बेस्ड है, मतलब ये जो एक पैराग्राफ है प्रियम्बल, इसमें हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है। समझ लीजिए जो भी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सारी चीज़ें इस प्रियम्बल में दी गई हैं। एंड ये कब बनाया गया, इसे पंडित नेहरू ने सबसे पहले ड्राफ्ट करा हुआ था एज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उन्होंने क्या प्रियम्बल नहीं बना था, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने इस पैराग्राफ को रखा था। बट आफ्टर दैट इसे लोगों ने नाम दिया दैट इट्स अ प्रियम्बल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे अमेंड करने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियाँ भी गई दैट इसे अमेंड नहीं करा जा सकता, इसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया है एंड इट्स लाइक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसे अमेंड नहीं करा जा सकता। बट आफ्टर दैट इसे एक बारी अमेंड भी करा गया है ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम पीरियड। इंदिरा गांधी ने इसे अमेंड करा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जहाँ पर उन्होंने कुछ वर्ड्स को ऐड करा था। फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये कुछ 3 वर्ड्स है जिनको इसमें ऐड करा गया था। एंड कई सारे केसेस भी हुए दैट इसे अमेंड करा जा सकता है या फिर नहीं करा जा सकता है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद था इस चीज़ को लेकर। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेरूबारी यूनियन एंड केशवानंद भारती, LIC ऑफ इंडिया केसेस, ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनसे क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम कीवर्ड्स पे आ जाते हैं जो कि हमारे प्रियम्बल में है। जो लाइक ये कीवर्ड्स ऐसे हैं कि हम पढ़ लेते हैं, याद भी हो जाते हैं ये सारे, बट हम समझ नहीं पाते इन सबका मतलब क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सॉवरेन। व्हाट इज दिस सॉवरेन? सॉवरेन इज इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अभी देखिए क्या होता है कि जिस टाइम पर हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस टाइम पर हमारे ऊपर शासन कर रही थी, उस टाइम पर हम क्या थे, एक डिपेंडेंट डोमिनियन थे। हम किसी और कंट्री के डोमिनियन में हम लोग रहते थे, कॉलोनाइजेशन हुआ था हमारा। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि मान लीजिए कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं बट उनकी इकोनॉमी कोई और कंट्री चला रही है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज हैं, US है या फिर UK जैसी कंट्रीज, कई सारी और कंट्रीज़ की इकोनॉमी चला रही हैं जिनकी वजह से वो कंट्रीज़ एक डिपेंडेंसी बनकर रह गई हैं, वो इंडिपेंडेंट खुद को नहीं बता पा रही। बट इंडिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही वो किसी कंट्री के अंडर में है, ना ही वो डोमिनियन है, ना ही वो डिपेंडेंसी में है। इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ओके,
इंडिया एक इंडिपेंडेंट है, उसका जो हेड है वो इलेक्टेड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कोई और कंट्री उसकी इकोनॉमी चला रही है या फिर उसका पॉलिटिकल सिस्टम कोई और कंट्री हैंडल कर रही है। आफ्टर दैट आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इज लाइक इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विच हेल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। सो हमारे यहाँ इन इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, सोशलिज्म चलता है, सोशलिस्ट कंट्री है। एंड आफ्टर दैट आता है सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स हमारे यहाँ कोई भी एक रिलीजन को लाइक इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। लाइक कई सारी कंट्रीज़ हैं जो क्रिश्चियनिटी को देती हैं, मुस्लिम्स को देती हैं, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करा जाता है कई सारी कंट्रीज़ में। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, दैट यहाँ पर हम सारे रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस देते हैं, सेम स्टेटस देते हैं, राइट। हमारी एक सेक्युलर कंट्री है। आफ्टर दैट आता है डेमोक्रेटिक। इंडिया प्रैक्टिसेस बोथ टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम जानते हैं हमारे यहाँ दोनों टाइप की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती हैं। डायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, एंड आफ्टर दैट इनडायरेक्ट तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तरीके से हम इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ द स्टेट को। रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो कोई हेरिडेटरी नहीं चला रहा है। हेड ऑफ द स्टेट मैंने आपको बताया हुआ है दैट इट्स प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसे बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, एंड हेड ऑफ द स्टेट किसे बोलते हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं। जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है मीन्स प्रेसिडेंट, वो हेरिडेटरी नहीं चला रहा है। लाइक ब्रिटेन में हम देखते हैं जो क्राउन है वहाँ का, जो महाराजा या महारानी जो भी हैं वो चले आ रहे हैं एक हेरिडेटरी तरीके से चले आ रहे हैं, इलेक्टेड नहीं होते। बट हमारे यहाँ प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर्स पर इलेक्ट करे जाते हैं। एंड जस्टिस, इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों टाइप्स की जस्टिस हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करे जाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर लिबर्टी है ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। ये सारी चीज़ों की लिबर्टी है। आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, फेथ किसी भी रिलीजन में रख सकते हैं, किसी भी ईश्वर की आप पूजा कर सकते हैं। थॉट इट बेस्ड ऑन योर थॉट कि आप क्या सोचते हैं, आपके थॉट्स वो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं आप। एंड इक्वलिटी, एब्सेंस ऑफ सोशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा सेक्शन नहीं है जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता हो। लाइक कोई भी रिक्रूटमेंट आता है उसमें सबको बराबर से देखा जाता है, सबको बराबर से रखा जाता है। ये नहीं है कि दैट ये कास्ट ऊपर है या फिर ये रिलीजन वाले अलग हैं इनको ज़्यादा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबको किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट फ्रेटर्निटी, दैट इज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन द सिटीजन्स। यहाँ पर सभी एक भाईचारे वाले तरीके से रहते हैं। So these were the important keywords related to our preamble. Preamble को के जो important keywords थे वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। And after that comes fundamental rights part 3, that is from 12 to article 12 to article 32. So सबसे पहले जो हमारा article 12 है वो क्या है, this is not a fundamental rights। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूँ यहाँ पर क्या करा गया है, दैट स्टेट को डिफाइन करा गया है, दैट व्हाट इज स्टेट। क्योंकि पूरे में पूरे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस पीस, ये सारी जगहों पर क्या बोला जाता है, दैट स्टेट हैव टू डू, स्टेट इज मैंडेटरी टू डू। ऐसे लाइन्स स्टार्ट करी गई हैं, ऐसे फ्रेजेस से लाइन स्टार्ट करी गई हैं। सो यहाँ पर स्टेट को डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट आर्टिकल 13 इज अबाउट लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। सो ऐसे कोई भी लॉज, फॉर एग्जांपल जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या फिर जो हमारे गवर्नर हैं वो कोई भी नई ऑर्डिनेंस लाते हैं या फिर कोई भी नया लॉ लेकर आते हैं, कोई भी नया अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सारी चीज़ें अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ओवरलैप कर रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, ये सारे लीगल एक्शंस जो भी है वो क्या होंगे, वो वॉइड होंगे, उनको माना नहीं जाएगा अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट आते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी इज फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। सो सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है दैट इज आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें क्या बोला जाता है, दैट कि जो भी लोग हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, वो सब जो हमारा कानून है, जो हमारा विधि है, उसके समक्ष सबके सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड उनके लॉज का, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, उनके लॉज का इक्वल प्रोटेक्शन होगा। मीन्स फ्रॉम प्रेसिडेंट टू ऑटो रिक्शा ड्राइवर, मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, जो उससे लेकर कोई भी छोटे नीचे तबके डी क्लास कोई भी वर्कर है, उन सब के जो लॉज हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं। एंड किसी भी लॉ के सामने सबका इक्वल प्रोटेक्शन होगा।
किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। हाँ, अगर उनके फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस तो हर चीज़ में होते हैं, सो उन एक्सेप्शंस को छोड़कर सबके सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड आफ्टर दैट कम्स आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ों के बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं करा जाएगा। एंड आफ्टर दैट कम्स आर्टिकल नंबर 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होंगे, जो भी जॉब्स का रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट कर रही है, वो सारी जगहों पर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर एक सिटीजन को। आफ्टर दैट कम्स आर्टिकल नंबर 17, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एग्जाम में इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं दैट व्हाट इज़ आर्टिकल नंबर 17, या फिर ये जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो छुआछूत की चीज़ें हैं का जो प्रैक्टिस है, उसको हम अबॉलिश करेंगे। आफ्टर दैट कम्स एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टाइटल्स हैं, किंग, महाराजा या फिर महाराज, ये सारे जो टाइटल्स हैं, ये सब एबॉलिश करे जाएंगे। एक्सेप्शंस के लिए हैं, लाइक कुछ टाइटल्स दिए जाते हैं। मेजर, हमारी मिलिट्री में दिए जाते हैं ना कुछ टाइटल्स, दैट मेजर या फिर कुछ भी बोला जाता है उन लोग को, कॉलोनल, ऐसी चीज़ें बोली जाती है। सो ये टाइटल्स उनको दी जाएंगी। इस टाइटल को वो यूज़ कर सकते हैं, बट किंग, क्वीन या फिर राजा महाराजा जैसे टाइटल्स को हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। लाइक किसी को एकेडमिक क्रेडिट पे अगर कोई चीज़ें मिली है, कोई पदवी मिली है, कोई टाइटल मिला है, तो वो चीज़ को वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर कोई हेरिडिटरी है या फिर रिलीजन या फिर कास्ट से रिलेटेड है, वो चीज़ को नहीं यूज़ करा जा सकता, उस टाइटल को अबॉलिश करा जाएगा फ्रॉम दिस आर्टिकल नंबर 18। So the next fundamental right is a right to freedom. Right to freedom is from article number 19 to article number 22. आर्टिकल नंबर 19 जो है, ये कुछ 6 फ्रीडम्स देता है सिटीजन्स को, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गए, फ्रीडम ऑफ असेंबल हो सकते हैं कहीं पर भी, वो कुछ लोग बैठकर बातें कर सकते हैं। लाइक हम देखते हैं ना चाय की दुकान, टी स्टॉल्स पर कुछ लोग बैठकर इलेक्शंस के टाइम पे अपनी डिबेट्स स्टार्ट रखते हैं कि कौन इस बार जीतेगा एंड कौन हारेगा। सो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आफ्टर दैट आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। लाइक हम देखते हैं फार्मर्स यूनियन हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं वो भी अपना यूनियन वगैरह बनाते हैं, लेबर्स यूनियन बनते हैं। तो इस टाइप के जो यूनियंस होते हैं वो सिटीजन्स फॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन इंडियन टेरिटरी। देखिए, ये एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे ये नहीं याद आ रहा है कब आया था, बट ये क्वेश्चन था दैट कि जो हमारा यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है, उसमें दोनों है दैट कि इंडियन टेरिटरी एंड बाहर भी लोग सिटीजन्स अपना ये जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं या नहीं। बट यहाँ पे क्या है कि इन इंडिया, विद इन द कंट्री, विद इन द इंडियन टेरिटरी, सिर्फ हम इंडिया में ही कर सकते हैं। इसके बाहर हमको घूमने जाना है तो हमें वीज़ास की ज़रूरत पड़ती है। ओके, हम इंडिया में क्या है, हम फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं अपना। एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट्स, लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सिटीजन्स जाके सेटल हो सकते हैं, एंड वो मूव कर सकते हैं, रेसिडेंस अपना चेंज कर सकते हैं। एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दैट अगर किसी के फादर कोई एक टाइप का प्रोफेशन कर रहा है तो आफ्टर दैट जो बच्चे होंगे उनको भी वही प्रोफेशन फॉलो करना होगा, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो चेंज कर सकती है अपने मन के फ्रीडम, अपने मन के प्रोफेशन को वो चूज़ कर सकती है, प्रोफेशन ऑफ देयर चॉइस। ऐसी चीज़ें हैं, वो अपना प्रोफेशन खुद चूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट कम्स आर्टिकल नंबर 20, वेयर देयर इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, कोई कन्विक्ट है, किसी ने कोई ऑफेंस करा हुआ है, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं। डिटेंशन के बेसिस पर उसके ऊपर सेंटेंस लगाए जाते हैं, इन सबके भी कुछ राइट्स होते हैं। वो आगे हम पढ़ते हुए जाएंगे, बट अभी ये है कि आप ये सारे आर्टिकल्स को एक बार ही समझ लीजिए। ऐसा नहीं है इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एक आध क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, ऐसे फैक्चुअल चीज़ें, जैसा कि इस बार हमने एनटीए के एग्जाम में देखा दैट फैक्चुअल ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स एक बार ही आपको पढ़ लेना है। इतना जब भी एग्जाम्स में आएंगे तो आपको वो चीज़ रिमेंबर रहेगी, वो चीज़ आप टिक कर जाएंगे। एंड आफ्टर दैट कम्स आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पर क्या है कि किसी भी इंसान के लाइफ का एंड उसका पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल स्पेस, इन सब का प्रोटेक्शन है। एंड आफ्टर दैट कम्स 21A, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। हम जानते हैं 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जिसमें इसे ऐड करा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक अमेंडमेंट के द्वारा 21A को ऐड करा गया है, दैट इज़ 86th अमेंडमेंट हेल्ड इन 2002। एंड आफ्टर दैट कम्स आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आपको देखिए, लाइक
जो डिटेंशन करा जाता है, किसी को जेल में डालना या फिर पकड़ कर कस्टडी में लेना, ये सबके अगेंस्ट भी कुछ राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं। जो कन्विक्टेड है, किसी ने ऑफेंस करा है, जब तक उस चीज़ को प्रूव नहीं करा जा सकता, तब तक आपको एज अ मुजरिम ट्रीट नहीं करा जा सकता, आपको एज अ क्रिमिनल ट्रीट नहीं करा जा सकता। ओके, जब तक आपने जो भी अपराध किए हैं वो सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक आपको एज अ क्रिमिनल ट्रीट नहीं करा जाएगा। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आफ्टर दैट आते हैं हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। किसी को हम बंधुआ मजदूर टाइप की चीज़ें जो होती थी पहले, ऐसा होता था कि कुछ लोग को रख लिया जाता था एंड बशर्ते बिना किसी शर्त के, बिना पैसों के उन लोग से काम कराए जाते थे। एंड उसे क्या बोलते थे? फोर्स्ड लेबर बोला जाता है। ऐसी चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी। एंड आफ्टर दैट कम्स आर्टिकल नंबर 24, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज़ में एज अ वर्कर यूज़ करा जाता है, जिनसे क्या होता है, उनके लंग्स वगैरह डैमेज होते हैं। जो फैक्ट्री डस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है छोटे बच्चों के लंग्स वगैरह को, तो इन सब से प्रोटेक्शन दिया गया है। एंड आफ्टर दैट कम्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको जो भी रिलीजन, आपको जो भी बिलीफ प्रैक्टिस करनी है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट कंटेन्स फ्रॉम आर्टिकल नंबर 25 टू आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो, पूजा वगैरह जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 26 इज़ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। लाइक हमारे यहाँ क्या होता है, श्रीमद् भागवत कथा वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ओकेजन्स ऐसे ओकेजन्स बना सकते हो। एंड आफ्टर दैट कम्स आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन और प्रमोशन ऑफ रिलीजन। देखिए, जो आपका स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, किसी भी कास्ट को प्रमोट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें हैं दैट स्टेट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर सारे रिलीजन सेम है, इक्वल स्टेटस दिया गया है सारे रिलीजन्स को। सो यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा किसी भी रिलीजन पर, या फिर स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 28 इज़ अबाउट फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड कर सकते हो। इवन यू आर अ हिंदू और यू आर अ मुस्लिम, आप जा सकते हो, मंदिर में जा सकते हो, ईदगाह में जा सकते हो, या फिर जो सिक्स के टेम्पल्स वगैरह होते हैं वहाँ सब जा सकते हो आप। ये सारी चीज़ों की फ्रीडम है आपको। एंड आफ्टर दैट कम्स कल्चरल राइट्स। कल्चरल राइट्स इज़ अबाउट आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। 29 क्या बोलता है? दैट प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़। लाइक जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको दिए जाएंगे, एजुकेशन दिया जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित होती है या फिर मदरसाज वगैरह स्थापित होते हैं। सो ये सारी चीज़ें मिनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट में हैं। सो ये अपने इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल नंबर 30 में है वैसे इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना, बट यहाँ पर मिनॉरिटी के इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिनॉरिटी है वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो उनको उर्दू पढ़ने की छूट है। अगर कोई मिनॉरिटी हैं एंड उनको फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस हैं, उनको अपने लैंग्वेजेस पढ़ने हैं तो वो अपने लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं। या फिर आफ्टर दैट कम्स आर्टिकल नंबर 30, दैट इज़ अबाउट राइट टू मिनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट, मदरसाज का इस्टेब्लिशमेंट। ये सारी चीज़ें उन अपने हिसाब से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आफ्टर दैट कम्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि 5 रिट्स आती हैं, जो कि मान लीजिए कहीं पर हमारे राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। सो ये कुछ 5 रिट्स हैं जिनके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने राइट्स को। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में जाकर अपने वो जो भी चीज़ है जिसके खिलाफ हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसके खिलाफ हम PILs वगैरह डाल सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो सबसे पहला रिट है, ये देखिए, ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जामिनेशंस में। फॉर एग्जांपल पूछ लेंगे आपको दैट प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, या फिर सर्टिवरारी का मतलब क्या है, या ऐसे दे देंगे कि इन सबको क्रोनोलॉजी में रखो। मीन्स कालक्रम में इन सबको, कालक्रम नहीं बोल सकते, सीक्वेंस वाइज, राइट, सीक्वेंस वाइज इन सभी को रखो। जो चीज़ सबसे पहले आती है उस चीज़ को सबसे ऊपर। फॉर एग्जांपल हैबियस कॉर्पस जो है वो सबसे पहले आता है। टू हैव द बॉडी मतलब जो कोर्ट है उसके समक्ष उस इंसान को पेश करना 24 आवर्स के भीतर। जिस इंसान ने जो इंसान कन्विक्टेड है, जो इंसान ने क्राइम करा हुआ है, उसको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट के समक्ष पेश करना। आफ्टर दैट कम्स मैंडमस, जिसका मतलब होता है वी कमांड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, सर्टियोरारी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म, क्यों आरंटो व्हाट्स योर अथॉरिटी। ये सारे उसके मीनिंग्स हैं। ओके,
तो एक बार आप ध्यान से देख लेना और ये सारे इसके जो सीक्वेंस है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आफ्टर दैट कम्स ये फंडामेंटल राइट्स ही हैं। इनको एक टेबल के तरीके से मैंने बनाया था, सो मैंने सोचा कि आप सभी को दिखा दें। तो इसका इसका आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही होंगी। अगर नहीं भी दिख रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ्स में प्रोवाइड करा दूँगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसमें है। सो ये जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब में क्या क्या है, या फिर वो सारी चीज़ें क्या क्या कंटेन करती हैं, ये सब है, इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देख के एग्जाम में जाएंगे तो आपको तुरंत से ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। आफ्टर दैट कम्स आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये इतने सारे हैं, इन सबको याद रखना एक एक को ईजी नहीं होता। तो हम क्या कर लेते हैं, इन सबको क्लासीफाई कर लेते हैं 3 टाइप्स। ओके, ये सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको हम 3 टाइप्स से क्लासीफाई कर ले, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आता है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। ओके, फिर कुछ आते हैं जो कि गार्डियन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। आफ्टर दैट सम कम्स लाइक लिबरल प्रिंसिपल्स पर जो बेस्ड है। तो इस तरीके से अगर आप इसको याद करेंगे तो ये इजी हो जाएगा आपको रिमेंबर रखने में। आफ्टर दैट जो DPSPs हैं वो सारी कुछ इस तरीके से, ये सारी मैंने एक लाइन से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज वन बाय वन एक एक को याद रखना मुश्किल होता है, बट ये एग्ज़ाम में आते हैं। आपको दे देंगे इसको सीक्वेंस में करने के लिए, या फिर पूछ लेंगे कि कौन से में आते हैं, गार्डियन प्रिंसिपल में आता है या फिर सोशलिस्ट प्रिंसिपल में कौन सा आता है, ये सारी चीज़ें ऐसे दे देते हैं। आफ्टर दैट आता है कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या हैं, आर द बेसिक राइट्स गारंटीड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ बेसिक राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स को मिले हुए हैं। और वहीं पर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, दे आर द गाइडलाइंस टू द स्टेट टू बी फॉलोड वाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। जब भी स्टेट कोई लॉ बना रहा है या फिर कोई भी पॉलिसीज़ बना रहा है उस टाइम पर स्टेट को ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये गाइडलाइंस को वो वॉइड नहीं मान सकते हैं, ये गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना होता है। दे वर रिटन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड DPSPs को हम जानते हैं पार्ट 4 में है, फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51। इट इज़ अ नेगेटिव इन नेचर एज इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। ऐसा बोला जाता है दैट फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव। ओके, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट्स को रोकते हैं कुछ चीज़ों को करने से। वहीं जो DPSPs हैं वो पॉजिटिव हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ये अलाउ करते हैं दैट कि गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें करनी है। ओके, ये एक तरीके से वो गाइड करते हैं दैट गवर्नमेंट को क्या क्या करना है अपने सिटीजन के लिए, जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने तुम्हें पावर दिया है, उनके लिए तुमको क्या क्या करना है, ये चीज़ बताते हैं DPSPs हमारे। एंड आफ्टर दैट आता है दे आर जस्टिसेबल एज दे कैन बी इन्फोर्स एंड देयर वायलेशन कैन बी पनिशेबल क्राइम। अभी देखिए फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 17 है, फिर भी कुछ स्टेट हैं या फिर कुछ लोग हैं जो आर्टिकल नंबर 17 को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जो अनटचेबिलिटी है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक पनिशेबल क्राइम कर रहे हैं। उसको लेकर जाके सामने वाला इंसान उसको लेकर जाके कोर्ट में ये बोल सकता है दैट इन लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, हमको डिप्रेस्ड क्लास बोल रहे हैं, हमको या फिर हमको मतलब कुछ इलीगल तरीके से हमको ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा वो जाकर बोल सकता है। और वो क्राइम कर रहे हैं, उसके लिए उनको सज़ा मिलेगी। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, DPSPs में दे आर नॉट जस्टिसेबल। फॉर एग्जाम्पल ये किसी पे इन्फोर्स नहीं करे जा रहे, ये एक तरीके से गाइडलाइन दे रहे हैं, इसको स्टेट को फॉलो करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसे हों जिनको स्टेट नहीं फॉलो कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर स्टेट नहीं फॉलो करेगा तो स्टेट कोई क्राइम कर रहा है या फिर इनके खिलाफ कोई कोर्ट जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, दे इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, इनसे हमें ये फील होता है कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। एंड यहाँ पर क्या होता है, DPSP से ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाते हैं हमारी कंट्री में। दे आर लीगल सैंक्शंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लीगल सैंक्शंस लाते हैं, वहीं पर जो DPSPs हैं वो मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस लाते हैं हमारे कंट्री में। दे प्रमोट इंडिविजुअल वेलफेयर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिविजुअली राइट दी जा रही है, इंडिविजुअली फ्रीडम दिया जा रहा है दैट यू कैन प्रोफेस एनी प्रोफेशन, या फिर आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको इक्वालिटी दी जा रही है, आपको जस्टिस मिल रहा है, सोशल इकोनॉमिक हर चीज़ मिल रही है। और वहीं पर क्या हो रहा है दैट यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की बात करी जाती है। जब हम DPSPs को देखते हैं वहाँ पर पूरी कम्युनिटी की बात करी जा रही है, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन के लिए हो, एंटीक चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, राइट। यहाँ पर इन सब की बातें करी जा रही है, तो वो एंटायर कम्युनिटी की बातें करी जा रही हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वैसे ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से इनको देखिएगा, एक बार ज़रूर से पढ़िएगा इनको।
एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज मॉड्यूल। आज के मॉड्यूल में हमने देखा दैट हमारे प्रियम्बल में क्या है। आफ्टर दैट हमने अपने पूरे फंडामेंटल राइट्स देखे, दैट कौन कौन से आर्टिकल्स किस फंडामेंटल राइट्स से रिलेट करते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने देखे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वन ऑफ द मेजर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीक्वेंस में लगाने को दे देंगे आपको एग्जाम में, फिर पूछ लेंगे कि कौन सी टाइप का ये DPSP है, ये भी पूछ लेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी होंगी ड्यूरिंग द एग्जाम। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।